इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अग्रवाल नर्सिंग होम फिर विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत के बाद गायब कर दिए गए दस्तावेज। लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद सरपंच द्वारा पत्रकार वार्ता बुलाकर दी गई सफाई। भव्यता के साथ लालगांव से निकाली गई प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा। और रीवा से सफेद बाघ के वंशज हैं उपेक्षा का शिकार। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। अग्रवाल नर्सिंग होम फिर विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत के बाद गायब कर दिए गए दस्तावेज। अपनी पत्नी के मौत का कारण जानने के लिए 4 महीने से भटक रहा है पति। अग्रवाल नर्सिंग होम एक बार फिर विवादों के घेरे में आ चुका है। एक प्रसूता की मौत हो जाने के बाद उसके मौत का कारण जानने के लिए 4 महीने से पति अग्रवाल नर्सिंग होम का चक्कर लगा रहा है। के पास तो होगा एक कॉपी, रिकॉर्ड होगा। हमारे पास है, वो सब ठीक है जी। पर आप जब पेपर लेने आओ तब तो मैं दूंगा आपको। अरे इस तरह नहीं दूंगा आपको। जो बनना मैडम बोल दी कोर्ट में ले लीजिएगा, वहाँ मैंने से बात। ये देखिए ये धमकी देखिए, ये निशा अग्रवाल हॉस्पिटल की ये धमकी देखिए। ये धमकी दे रहे हैं यार, आप तो इसको मैनेज आप इसको मैनेज कर सकते हो। पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार होगा देखिए। हो जाएगा पर माइनस करने पे होगा। मतलब मैनेज कैसे आपको पैसा दूं? आपको पैसे चाहिए? देखिए शुक्ला जी देखिए देखिए आप धमकी दे रहे हैं सर। ये देखिए धमकी दे रहे हैं। पैसा नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा। आप उधर जाके बोलिए। तो अभी क्या इधर भी जिधर भी कहिए उधर भी बोलने को तैयार हूँ, जहाँ भी बोलने को कहिए वहाँ बोलने को तैयार हूँ। मेरे कोई दिक्कत नहीं है। इनके डुप्लीकेट पेपर देने में क्या परेशानी है अभी आपको? डुप्लीकेट जब फर्स्ट पेपर कहाँ गया? फर्स्ट पेपर मान लीजिए वो ये कहते हैं घूम गया, रख लिया गया, या फिर यही रख लिया गया। हाँ ठीक है, मान लीजिए घूम गया तो घूम गया। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उस पेपर के लेने के लिए आप इस तरह आप मीडिया वालों के सामने दीजिए ना। स्वयं गवाह रहेंगे, स्वयं साक्ष्य रहेंगे। वो नहीं, अभी जब सुनिए, सुन लीजिए 6 महीने का केस हो गया, उस चीज को ढूंढेंगे फिर तब ना आपके कंप्यूटर में फीड है जो आप रिसीव तो नहीं, मुझे निकाल के दीजिए कि मेरे यहाँ एडमिट थी वो। क्या मैं आप रिसीव तो नहीं, वो रिसीव आप भी आप खुद को 100 मिनट में डिलीट हो जाता है। 100 मिनट कोई नहीं, वो सब मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाल के रख लिए। मेरी पूरी फाइल यहाँ पे पड़ी। इधर नर्सिंग होम का स्टाफ गुंडागर्दी पर उतारू है और परिजनों को कोर्ट में देख लेने की बात कह रहा है। इसी बात को लेकर आज अग्रवाल नर्सिंग होम में एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। अग्रवाल नर्सिंग होम चिकित्सक के ऊपर आरोप लगाते हुए मृतिका विद्या सिंह के पति प्रसाद सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। 25 अक्टूबर की सुबह ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। पति का आरोप है कि गलत नस कटने के कारण उसके पत्नी की मौत हुई थी। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी विद्या सिंह की मौत नर्सिंग होम में ही हो गई थी। बावजूद इसके उसे संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। पत्नी की मौत का कारण जानने के लिए नर्सिंग होम से बार बार वाई दस्तावेज मांगने जा रहे हैं, जिसके आधार पर उसका उपचार चल रहा था। वह दस्तावेज नर्सिंग होम किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं है। प्रशांत सिंह का आरोप है कि पत्नी को अस्पताल ले जाते समय उसने नर्सिंग होम में ही बैग छोड़ा था। जब 2 दिन बाद वापस आया तो बैग मिल गया, लेकिन उनमें से डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए थे। इस बात को लेकर अग्रवाल नर्सिंग होम के चिकित्सक किसी भी तरह से परिजनों से बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अग्रवाल नर्सिंग होम कई बार विवादों के घेरे में आ चुका है, फिर चाहे वह अवैध रूप से सोनोग्राफी करने का मामला हो या फिर अन्य मामले। मेरी वाइफ का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी 4-5 महीने से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे थे। उन्होंने बोला हमारे पास तो सभी फैसिलिटीज़ है, अब हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, सेफ डिलीवरी करवाएंगे। 4-5 मिनट जिस दिन को एडमिट कराया गया था, करीब 8:30 बजे हम रात को यहाँ पे लेके आए हैं। 12:30 बजे तक वो हमारे साथ टहल रही थी। इन्होंने 12-12:30 करीब इनको लेबर रूम में लेके गए। इन्होंने लेबर रूम हुआ 1:44 में बेबी हुआ। इसके बाद 3 घंटे तक इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। 3:30 बजे मुझे लेके आते हैं और बोलते हैं आप इनको GMS लेके चले जाओ। वहाँ पे लेके जाते हैं, मृत घोषित कर दिया जाता है। बाद में इनके लड़के से मिलने आए, उसने बोला कि हाँ, मैं उनसे पूछा कि क्यों डेथ हो गई, आप बता सकते हो। बहुत
हमारे रिक्वेस्ट करने उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर हम प्रोवाइड नहीं कर पाए, ब्लड की सुविधा नहीं दे पाए और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं थी, उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि नहीं थी तो आप पहले रिफ़र कर देते उसको। मेरे डॉक्यूमेंट तक ये चुरा के रख लिए। पिछले 3 महीने से मैं इनको 10 बार आ चुका, मेरे डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस इन्होंने पूरी तरह से लापरवाही बरती, इसके कारण उसकी डेथ हो गई और पूरी तरह से इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर और सेफ डिलीवरी करवाया जा सके। पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिख के आ रहा है कि ब्लड एक्स्ट्रा फ्लो के कारण उनकी डेथ हो गई, हेमरेज हो गया है। मैं इनसे पूछने आया कि आपने 1 यूनिट भी ब्लड चढ़ा देते एटलीस्ट। इनके पास कोई सुविधा ही नहीं। 2 घंटे से 3 घंटे तक उसमें साफ साफ लिखा सार पेज लगा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर के। इनके पास ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं है कि मेरी वाइफ को बचाया जा सके। ये क्यों इस तरह हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्यों नर्सिंग होम चला रहे हैं? मैं पूरी तरह से प्रशासन से न्याय चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट अपने ये जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन मैं और मेरी मदर थी, हमने उनको पेशेंट की बॉडी को लेके चले गए, वहाँ पे ले जाके पहुँचे। इसके बाद 3-4 दिन तक मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, मेरा पूरा बैग यहाँ पे पड़ा हुआ था। 4 दिन बाद मेरी सिस्टर आती है, मैंने बोला कि जाओ वहाँ से बैग पड़ा हुआ। उस बैग में मैं अभी जब चेक किया डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में सोनोग्राफी वगैरह की रिपोर्ट है, दवाई वगैरह की रिपोर्ट है, बट इनकी जो फीस मैंने जमा करी वो रिसिप्ट गायब है। और भी जो इनके द्वारा ऑथेंटिकेशन हमको दिया जाता था वो पूरी तरह से गायब। इन्होंने पूरी तरह से हमारे रिकॉर्ड भी मैनिपुलेट कर दिया। मैं बस इतना इनसे पूछता हूँ, डिलीवरी के बाद भी नहीं डेथ तो 3-4 घंटे बाद हुई है डिलीवरी की, यहीं पे रखे हुए थे ये पूरी तरह से। जब यहाँ से पेशेंट को ले, इनके पास एम्बुलेंस नहीं था, एम्बुलेंस में इनके एक एम्बुलेंस खड़ा हुआ था जिसको आप देखिए हटा दिया इन्होंने। उस एम्बुलेंस में बोले कि बैक गियर नहीं लगता है, स्टार्ट किया, इसके बाद बोले बैक गियर नहीं लगता है। इन्होंने ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी। मतलब इन्होंने पूरी तरह से, मेरे हिसाब से पूरी तरह से मर्डर था इनका। इन्होंने मार दिया मेरी वाइफ को। कितनी फीस दे चुके हैं आप? इनको फीस मेरे द्वारा इनको एक तो कंसल्टेंसी फीस लगती थी और 40,000-50,000 रुपये जो मेरे से एक्स्ट्रा जमा करवाती थी वो फीस लिख के देती थी, वो फीस मैंने इनको पे करवाया। इनको पास एक 10,000 रुपये की रिसिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, वो सादे पेपर में ये लिख के दी नहीं थी। मैं 3 महीने तक मैं जब पुलिस के पास मेरा बयान हुआ, मर कायम हुआ वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि मेडिकल नेग्लिजेंस। मैं मानसिक रूप से इतना पीड़ित था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी तरह से थी कि मुझे खुद लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जी नहीं पा रहा था। इनके मैं 1-2-3 बार अपने बहन भाइयों को भेजा इनके पास कि आप एटलीस्ट मुझे मेडिकल डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड करवा दो, वो दे नहीं रहा। हम पुलिस के पास गए तो पुलिस बोले कि एक काम, जब हमारे पास पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। हमने पीएम रिपोर्ट जब पाया, उसमें देखा कि सीजेरियन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसके बाद हमने कार्रवाई करना शुरू किया, इनसे पूछना शुरू किया, अब ये सही तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं एंड सब जवाब दे रहे हैं। जो भी होगा अब क्या बता सकते हैं। डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच एसडीओपी साहब सिरमौर कर रहे हैं। इनको रिकॉर्ड की आवश्यकता, वो रिकॉर्ड मंगाएंगे। सर 4 महीने से भटक रहे हैं, तो रिकॉर्ड नहीं कराया जा रहा क्यों? पुलिस द्वारा मंगा लिए जाएंगे रिकॉर्ड। अभी क्या वो रिकॉर्ड अगर वो उनसे लिखित में मांगेंगे, पुलिस को देंगे रिकॉर्ड, अगर उनके पास होगा देंगे, क्यों न देंगे। जाँच कर रहे हैं एसडीओपी साहब से, जो तथ्य पाएंगे वही न करेंगे। कब से जांच चल रही है सर? हाँ, वो तो एसडीओपी साहब बताएंगे कब से जांच चल रही है। लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद सरपंच द्वारा पत्रकार वार्ता बुलाकर दी गई सफाई। बीते 8 मार्च को रीवा लोकायुक्त की टीम ने दुवारी गांव के सरपंच को 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज सरपंच ने खुद को बेकसूर बताते हुए शिकायतकर्ता द्वारा फंसाने के बाद पत्रकार वार्ता कर बताया। गुलाब प्रसाद द्वारा लोकायुक्त में यह शिकायत की गई थी कि उसके घर के सामने सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जिसे हटाने के लिए दुआरी सरपंच नरेंद्र शुक्ला ने 4 लाख की मांग की है, जिस पर लोकायुक्त ने शिकायत की जांच कर 8 मार्च को ट्रैप की कार्यवाही की। जबकि दुआरी सरपंच का कहना है कि शिकायतकर्ता से उनका कई सालों का संबंध है, उन्होंने उनसे 2 लाख रुपए उधार मांगे थे। दुआरी सरपंच ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। शिकायतकर्ता गुलाब प्रसाद सार्वजनिक शौचालय हटवाना चाहते थे, मुझसे भी कई बार कहा था। मैंने बताया था कि गांव के लोग चंदा कर दूसरी जगह शौचालय निर्माण करवा दें तो वो हट सकता है, जिस पर गुलाब ने 2 लाख रुपए देने की बात कही थी। मुझे 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जिस पर मैंने अपने बीच के लोगों से उधार मांगा था, जिस पर गुलाब ने 2 लाख रुपए देने को कहा था। 8 मार्च को मैं बस स्टैंड में था, इन्होंने मुझे रुपए देने के लिए फ़ोन किया था और मुझे 50,000 नगद व 1.5 लाख का चेक दे रहे थे, जो मैंने नहीं लिया। रुपए हाथ में लेते ही लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ लिया। बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परसों दिनांक 8/3/2021 को लोकायुक्त की कार्रवाई में
मुझे 50,000 रुपये घूस लेना बताया गया है, जबकि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राम पंचायत दुआरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया हूँ। उस निर्माण के पीछे गुलाब पांडे जी का मकान बना हुआ है। गुलाब पांडे जी शौचालय निर्माण के बाद से कई बार हमारे पास आते थे और ये बोलते थे ये हट जाए, ये कैसे हटे, मेरी ज़मीन कीमती है। तो हम उनको यही बोले कि ये शासन की राशि इसमें लगी हुई है, ये हटने वाला नहीं है जब तक इसमें कोई उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद ये दुआरी के अनिल मिश्रा और महेंद्र पांडे जी लोग माननीय पूर्व मंत्री विधायक श्रीमान राजेंद्र शुक्ल जी के पास अमहिया पहुँचे। माननीय विधायक जी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक जी द्वारा यह बताया गया कि इस स्थान को में ये रोड जो रेलवे को आने वाली है उसके ये बीच में फंस रही है, तो इसको हटवाना ज़रूरी हो गया। नहीं वो ये अंधा मोड़ है, रोड सकरी हो रही है। उसके बाद कलेक्टर महोदय के साथ एक मीटिंग थी राजनिवास में, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और ये सानू द्विवेदी भी साथ में गए हुए थे। जब हम लोग पहुँचे तो कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा कि ये रोड में आ गई है, ये गलत बन गई है। तो मंत्री जी ने कहा कि बनी अच्छी है, लेकिन इसको दूसरी जगह विस्थापित कैसे किया जाए, ये कौन सा नियम है। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि यदि उसी ग्राम पंचायत की जनता उक्त स्थान में बने शौचालय के बराबर की राशि अपने से एकत्रित कर अन्यंत्र स्थान पर कोई दूसरा शौचालय का निर्माण करा दे, तब इसको यहाँ से विस्थापित किया जा सकता है। उसके बाद ये बात रही आई, कोई इसमें पैरवी नहीं किया। फिर एक दिन फिर विधायक जी माननीय जिला पंचायत सीओ साहब के साथ गए और वहाँ ये निर्णय हुआ कि जब यहाँ की जनता इसको नहीं विस्थापित कराना चाहती है तो अब इसको थोड़ा सा काट छांट करके और हल्का सा रोड भी निकल जाए, इसको यहीं पे स्थापित रहने दिया जाए। जब वो वहाँ से चले आए उस समय अनिल मिश्रा भी जी थे, महेंद्र पांडे भी थे, गुलाब पांडे भी जी थे और 100-200 ग्राम पंचायत की जनता वहाँ उपस्थित थी। उसके बाद जन चर्चाएँ चालू हो गई, ये कैसा हटाया जाए, कैसे हटे। तब फिर लोगों ने कहा कि इसमें इसकी राशि कहाँ से आए। अब गुलाब पांडे जी लगातार कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं 20 लोगों के साथ, कहीं 10 लोगों के साथ, कहीं हमारे पास इन 10 लोगों को लेके जाते थे कि इसमें जो राशि लगी है उसकी आधी राशि मैं दे सकता हूं, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा आधी राशि पर ये नहीं हटेगा जब तक इसकी पूर्ण राशि, चाहे आप इसको बनवा दीजिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको अपने से नहीं गिरा सकते। ये हटेगी तभी जब ये बन जाएगी, पर इसके लिए आपको अब 2-3 महीना इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाकी गांव की जनता से पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, उतने में चुनाव आ जाएगा। हम ये भी नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव के समय इसके गलत असर जाते हैं। तो वो व्यक्ति हमसे बोला कि नहीं मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा कि ये चुनाव बाद ही हटेगा। ये बात उनके वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आई है माननीय लोकायुक्त जी के। और उसके बाद उनका हमारा 25 साल पुराना संबंध था। वो आदमी हमारा ट्रैक्टर ले जाता था, पानी का टैंकर ले जाता था, उनके घर का हमेशा हमारा आना जाना रहता था सभी भाइयों का। अब मैं अक्सर जब मेरे पास पैसा नहीं है तो ये बताइए, मैं सरपंच हूँ ठीक है, पर क्या मैं उधार नहीं मांग सकता हूँ आपसे? हमारे नज़दीकी संबंध है। तो अगर मैं उधार पैसा मांग के अपना जीविकोपार्जन नहीं चला सकता तो फिर सरपंची से क्या करूँगा? फिर हम चोरी करने जाएँ? इतनी बात थी। जब हमने उनसे कहा तो वो बोले ठीक है अब 3 महीने बाद होगा, चलिए देखते हैं। फिर उनका आना जाना हमारे घर रहा आया। एक दिन हम चर्चा के दौरान, ये 4-5 लोग सब थे, हमने कहा कि हमारा क्रेडिट कार्ड पिछले वर्ष एक्सीडेंट होने के कारण रिन्यूअल नहीं हो पाया है, तो इसको रिन्यूअल कराना है। तो इन लोगों ने कहा कि करा लीजिए। तो हमने कहा कि इतने हमारे मित्र हैं, अगर ये रिन्यूअल तक के लिए उधार हमको दे दें, कोई 50,000 कोई 1 लाख, तो 3.5 लाख रुपए जमा करके मैं रिन्यूअल करा के इनकी राशि तत्काल वापस कर दूंगा। इसके बाद होता क्या है कि पांडे जी बोले कि चलिए हम 1 लाख रुपए आपको दे देंगे। पांडे जी चले गए। उसके बाद पांडे जी ने हमसे कहा फोन करके कि आपने जो कहा था वो ले लीजिएगा। अब हमको ये नहीं मालूम था कि मैं इसका छोटा भाई हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है, ये हमारे साथ इतनी बड़ी टसल मान रहा है और इतना गुस्से में है कि ये हमको गलत ढंग से ट्रेसिंग कराएगा, क्योंकि भाई के ऊपर इन सब चीज़ों का विश्वास कभी नहीं करता। उसके बाद मैं रीवा आ गया, गाड़ी का एसी थोड़ा सा चेक करा रहा था, हमारे मित्र की गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा गर्मी है थोड़ा सा दिखवा लीजिए नया बस स्टैंड के पास। फिर वो आदमी फ़ोन लगाया तो हम बोले आप घर तरफ जाएं तो दे दें। तो उन्होंने कहा कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम मनगमा तरफ जाएंगे। तो हमने कहा जब आप मनगमा तरफ जाएंगे
तो आप न्यू बस स्टैंड के पास हैं, हम आ जाइए, हमको यहीं दे दीजिए। जब वो पहुंचे तो वो हमको बोले कि वो चेक है, 50,000 नगद है, बाकी चेक है, अभी पैसा नहीं है। तो हमने कहा कि पांडे जी, ये पैसा हमने आपसे उधार मांगा है कुछ दिनों के लिए, इससे हम मार्च क्लोजिंग में हम अपना वो क्या किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल करा लेंगे और उसके बाद आपको लौटा देंगे। ये हम कोई आपसे वैसा पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हम आपका कोई काम करना जा रहे हैं तो उसके एवज में चेक आप हमको दे दीजिए तो क्रेडिट रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बाकी आपको बाद में दे देंगे, ये 50,000 रुपये आप रख लीजिए। 50,000 रुपये हम अपने हाथ में लिया, उनसे खड़े बात ही कर रहे थे कि उतने में लोकायुक्त तो टीम आई और उन्होंने कहा कि आपने रिश्वत ली है। हमने कहा हमने कोई रिश्वत नहीं ली है। उनसे उधार और लौटा दूंगा ये शब्द वॉइस रिकॉर्डिंग में माननीय लोकायुक्त के 3 बार आए हैं, जो हमको पढ़ने को बाद में दिया गया था, जिसमें साइन कराई जाती है। अब आप लोग बताइए कि ये कहाँ से रिश्वत हुई? जितनी भाषा हम भव्यता के साथ लालगांव से निकाली गई प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ होने की खुशी में युवा एकता परिषद लालगांव इकाई द्वारा विशाल श्री राम यात्रा निकाली गई। युवा एकता परिषद के संरक्षक व सचिन शर्मा सूर्या के मार्गदर्शन, अशोक सिंह के संरक्षण व परिषद के लालगांव प्रभारी कृष्णकांत पांडे के भाई के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री राम यात्रा में विंध्य के बघेली सुपरस्टार अविनाश तिवारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्री राम जी की वेशभूषा व हनुमान जी महाराज की वेशभूषा से सुसज्जित झांकी के साथ फूलमाला से सजा वाहन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। हजारों की संख्या में बाइक पर सवार श्री राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे के साथ विशाल श्री राम यात्रा प्रारंभ की। जगह जगह श्री राम जी की झांकी व ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पूजन अर्चना व पुष्प वर्षा के द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान वाहनों का विशालकाय काफिला यात्रा में शामिल रहा। यात्रा पताई अत्रैला लालगांव से प्रारंभ होकर भडवा ग्राउंड लालगांव में भव्य श्री राम आरती व भारत माता की आरती के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। मंचीय कार्यक्रम में अशोक सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए सभी का स्वागत वंदन किया। अंत में आभार प्रदर्शन युवा एकता परिषद लालगांव के प्रभारी के पांडे ने किया, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन गीतकार आनंद शुक्ला ने किया। रीवा में सफेद बाघ के वंशज हैं उपेक्षा का शिकार। रीवा में जन्मे सफेद बाघ मोहन के वंशज आज पूरी दुनिया में चर्चित है। बावजूद इसके मोहन की समाधि को चबूतरा भी नसीब नहीं हुआ है और उसका अस्तित्व टीन की चादर तक सिमट कर रह गया है। राजकीय सम्मान के साथ हुआ था दुनिया के पहले सफेद बाघ मोहन का अंतिम संस्कार। दुनिया में पाए जाने वाले बाघ से अलग सफेद बाघ 9 फीट लंबा, सफेद रंग, गुलाबी नाक, लंबा जबड़ा, नुकीले दांत। जी हाँ, यही है सफेद बाघों का जनक मोहन। मोहन की कहानी रीवा से शुरू होती है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। 1951 में सीधी के बगरी जंगल से महाराजा मार्तंड सिंह ने शिकार के दौरान 6 माह के शावक को पकड़ा और इसका नाम रखा मोहन। इस बाघ को पकड़कर गोविंदगढ़ किला लाया गया और इसे यहाँ रखने के लिए बाघ महल बनाया गया। नन्हे मोहन को महल में रखने के पुख्ता इंतजाम थे। गोविंदगढ़ बाघ महल में नन्हा मोहन अकेलापन होने के चलते उदास रहता था। काफी सोच विचार के बाद महाराजा ने बाघिन भी महल में रखने का निर्णय लिया। मोहन और बाघिन को महल में छोड़ दिया गया। इसके बाद मोहन ने जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मोहन की चर्चा देश विदेशों में फैल गई और एक एक करके सफेद बाघ पूरी दुनिया में पहुंच गए। प्रतिदिन 10 किलो बकरे का गोश्त, दूध, अंडे मोहन का प्रिय आहार था। लेकिन आश्चर्य यह था कि मोहन रविवार के दिन व्रत रखता था और उस दिन वो कुछ भी नहीं खाता था। मोहन की अटखेलियां देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते थे और बाघ महल की बाघों को देखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मोहन अपनी पूरी जिंदगी जी चुका था। उसको लकवा लग गया था, जिसके चलते वो बीमार रहने लगा था और उसी बीमारी के चलते 1969 में उसकी मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ
किया गया था। उसे अंतिम विदाई के समय बंदूकों की सलामी दी गई थी और बंदूक को उल्टा कर दिया गया था। सैनिकों के द्वारा कंधा देकर समाधि स्थल तक लाया गया। वर्तमान में सफेद बाघों का आंकड़ा 200 से ज्यादा माना जा रहा है। दुनिया में जितने सफेद बाघ हैं वो मोहन के ही वंशज हैं। दुनिया का पहला सफेद शेर मोहन, जिसका नाम रखा गया था 27 मई 1951 को बरगढ़ी के जंगल, जो सीधी जिला में है, बस्तुआ के पास, वहाँ पर कब पकड़ा गया था। छोटा सा था। दरअसल हुआ ये था कि महाराजा मार्तन सिंह जुदेव के मामा महाराज अजीत सिंह जोधपुर से आए हुए थे और महाराजा मार्तन सिंह जुदेव के ममेरे भाई महाराज कुमार स्वरूप सिंह ये सब आए हुए थे। एक हफ्ते का कैंप पड़ा था। पूरा शिकारगाह का दल वहाँ पर मौजूद था, जिसमें कुंवर अरिमर्दन सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी, ये लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो एक हफ्ते में करीब 7-8 टाइगर और टाइगर्स मारी गई। लेकिन जिस वक्त उनके मामा महाराज अजीत सिंह एक सफ़ेद शेर जो एक शावक था उसको मारना चाह रहे थे, तो महाराजा मार्तन सिंह जी ने चिल्ला के कहा, मामा जी स्टॉप फायर, और बैरल डाउन कर दिया अपने मामा के राइफल का। बोले ये बड़ा दुर्लभ शेर है, इसको मारना नहीं है। लिहाजा 27 मई 1951 को सफ़ेद, जो दुनिया का पहला सफ़ेद शेर मोहन, जिसका नाम रखा गया था, पकड़ा गया और बड़ी मशक्क़त से पकड़ा गया। उसे पिंजड़ा बनवाया गया। पूरा शिकारगाह दल उस जगह घेर लिया था। एक गुफा में घुसा हुआ था। तो दरअसल उस गुफा में देखने के लिए सुरेंद्र सिंह जी, जो शिकारगाह के नायब अफसर थे, उनके कंधे पे कुंवर अरिमर्दन सिंह जी, जो महाराजा मार्तन सिंह जुदेव के फिर एडीसी हुए, वो कंधे में बैठ के उसमें गुफा में झांके तो सफ़ेद शेर का जो बच्चा था वो वहाँ पर घुसा हुआ था। तो एक उसके लिए पिंजड़ा बनवाया गया और पिंजड़े में बनवा के उसमें मुर्गा रखा गया। मुर्गा को खाने के लालच में वो सफ़ेद शेर का बच्चा पिंजड़े में दाखिल। एक और जहां लंबी जद्दोजहद और दशकों के इंतजार के बाद मोहन के वंशज अपने पूर्वजों की निवास स्थली से 5 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर में ठाठ के साथ रहते हैं, वहीं दूसरी ओर गोविंदगढ़ स्थित किले में बनी मोहन की समाधि अपना अस्तित्व खोती जा रही है। किला परिसर में जिस जगह पर मोहन को दफनाया गया था, वहां पर पत्थरों का एक चबूतरा बना दिया गया था। देखरेख के अभाव में वह भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। वर्तमान में मोहन की यादें एक टीन की चादर में सिमटकर रह गई हैं, जिसे उसके चबूतरे के स्थान पर रख दिया गया है। काफी प्रयासों के बाद मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तन सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद बाघ की वापसी हुई, जिससे विंध्य का गौरव भी बढ़ा। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। गोविंदगढ़ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि सफेद बाघ न सिर्फ यहाँ की पहचान है, बल्कि क्षेत्र के गौरव का प्रतीक है। इसलिए स्थानीय लोग चाहते हैं कि उसकी समाधि स्थल को भव्य बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी और पर्यटक उसके बारे में जान सकें। ये भैया मोहन शेर है। इसको गोविंदगढ़ और रीवा सीधी के सेंटर में जो पहाड़ है, वहाँ से इसको पकड़ा गया था। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी तक इसका जो है अभी चबूतरा तक नहीं बनाया गया है, तो कम से कम होटल वाले जो भैया लोग बनवा रहे हैं, तो कम से कम इसका भी भव्य स्मारक बनाया जाए। हालत तो भैया यहाँ चबूतरा वगैरह कुछ नहीं है, अभी बना है भी कुछ जर्जर स्थिति में है। हाँ सर, ये विश्व का पहला व्हाइट टाइगर मोहन था, जिसकी समाधि ये है। और समाधि अभी जर्जर हालत में है, पूरा किला ही जर्जर हालत में है। अच्छे से बनना है, अच्छे तरीके से बनेगा ये। इसकी समाधि वगैरह जो कुछ इसका रहन सहन था, सब अच्छे तरीके से बनना है। और अभी तो काम चालू हुआ है, 4-6 महीने हुए हैं। दुनिया के जिस पहले सफ़ेद बाघ मोहन ने पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान दी है और आज उसके वंशज पूरी दुनिया में है, लेकिन उसी मोहन की समाधि अपनी पहचान की मोहताज है, जिसको सभी भूल गए हैं।
जरूरत है गोविंदगढ़ के किले में बनी उसकी समाधि और रहवास को बेहतर करने की, जहां मोहन रहता था, जो विंध्य के गौरव का प्रतीक है, जिससे आने वाली पीढ़ी मोहन को याद रख सके। डढ़वा स्थित मगरदहा मैदान में प्रशासन व आम लोगों के बीच आयोजित हुआ गिल्ली डंडे का मैत्री मैच। प्रशासन व आम जनमानस के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने समेत फिटनेस बनाए रखने की दिशा में प्राचीन खेल गिल्ली डंडे का आयोजन किया गया। आयोजित गिल्ली डंडे के इस खेल में प्रशासनिक अधिकारी व क्षेत्र भर के गणमान्य जन शामिल रहे। आपसी सद्भाव एवं भाईचारे को बढ़ावा दिए जाने समेत विलुप्त होते प्राचीन खेलों को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में गिल्ली डंडे का आयोजन गुढ़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। खेल का आनंद लेने स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस गिल्ली डंडा के खेल में बरसैता, डड़वा, इटार पहाड़, जलदर, पोड़ी, उमरिहा, दुआरी, तमरा समेत आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल रहे, जिसमें प्रमुख रूप से गुढ़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, आरआई जितेंद्र सिंह बघेल, मयंक अडवाणी, पटवारी संदीप शर्मा, व्यास मुनि त्रिपाठी, प्रदीप पटेल, रवि वर्मा, स्थानीय नेता लालमणि त्रिपाठी, विश्वनाथ पटेल, चोटीवाला, डॉक्टर ज्ञानेश्वर द्विवेदी, परमधारी साकेत, रमाकांत द्विवेदी, कुंदेश्वर द्विवेदी, महेंद्र पांडे, शारदा पांडे, पत्रकार उपेंद्र द्विवेदी, अंकु अग्निहोत्री, शिवेश चतुर्वेदी, मुन्ना हिंदुस्तानी, विनय जायसवाल, नागेंद्र कोल, केमला कोल, भैया लाल कोल, पप्पू कोल, छोटन कोल, मिथिला कोल, कैलाश कोल, राकेश कोल के अलावा बड़ी तादाद में आसपास के लोग मौजूद रहे। एक्चुअली हमारे गुड़ सब डिवीज़न के इटार गांव में नरेंद्र कोल जी ने हम लोगों को खाने के लिए आज बुलाया था और उन्हीं लोगों की इच्छा भी थी। लालमणि त्रिपाठी जी हमारे दोनों सरपंच साहब लोग हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, जीआरएस हैं, बाकी लोग कि कोई खेल खेला जाए स्थानीय। तो गिल्ली डंडा यहाँ का जनरली सभी जगहों का पूरे भारत का ही प्रिय खेल है और स्थानीय खेल है, तो वही खेल हम लोगों ने खेला था और अच्छा प्रदर्शन किया। सरपंच साहब लोगों की टीम ने भी, हमारी टीम का भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। सभी जीत हार से कुछ नहीं होता, एक्चुअली खिलाड़ी भावना बहुत बढ़िया रही। बहुत दोनों तीनों टीमें हमारी अच्छी खेली और एक खेल में कोई ना कोई जीतता, कोई ना कोई हारता है। हम भी हार सकते थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक अच्छा संदेश गया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को सीखने को भी मिली और आगे और प्रैक्टिस करके इनको। ये कार्यक्रम था पहले मगरदही नाला के पास शंकर जी का पूजन एसडीएम साहब महोदय जी द्वारा किया गया और सभी प्रशासनिक अमले के लोग थे। पंचायत के भी हमारे सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच साहब और आपके बिजली विभाग के भी कर्मचारी थे। और उसके बाद जो प्रसाद के बाद ये गिल्ली डंडा का आयोजन हुआ, ये भी एक बहुत ही अच्छा वो था। हम लोग बचपन में ऐसा खेलते थे और आज जब सब मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक में व्यस्त हैं आज के युवा, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कार्य एसडीएम महोदय द्वारा किया गया है कि मतलब पूरे कर्मचारियों को, हर विभाग के लोग यहाँ उपस्थित थे और जो लोगों की जो आम समस्याएं थी वो भी निराकरण हुआ, वो भी सुनी गई और वो भी हुआ और खेल का भी आयोजन है, जिससे बहुत ही अच्छा माहौल का वातावरण। आज हमारे इटार पहाड़ में आदिवासी भाइयों के बीच में मध्याह्न भोजन हुआ। उसके साथ साथ हमारे अनुविभाग के अधिकारी द्वारा आटी गुल्ली का खेल, जो हमारा पारंपरिक खेल है, जो हम बचपन में खेला करते थे, आज एसडीएम साहब ने प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता के बीच में, दोनों के बीच में एक खेल का आयोजन करके और जो प्रशासन और आम जनता के बीच में एक दूरी सा बना रहता था, उसको इस खेल से जो दूरियां हैं मिटी हैं, एक भाईचारा हुआ है और जो भय का माहौल कभी कभी हो जाता है शासन और प्रशासन के बीच में, आम जनता के बीच में, वो इस खेल से ख़त्म हो गया है। हमको ये नहीं लग रहा है कि हमारे बीच में हमारे एसडीएम साहब हैं, कोई अधिकारी हैं, बल्कि हमें एक दूसरे के से ये लग रहा है कि हम खिलाड़ी हैं, भाई हैं और इससे एक बड़ा भाईचारे का संदेशा जाता है इस खेल से। और शारीरिक व्यायाम होता है खेल से, तो सभी खेलों से शारीरिक व्यायाम होता है, लेकिन जिस तरह से इसमें मेहनत और दौड़ और कई तरह की मेहनत होती है, उससे इस व्यायाम और कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हम आशा करते हैं कि इसी तरह सभी लोग जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता के बीच में ये खेल निरंतर होता रहे और ये भाईचारा बढ़ता रहे। धन्यवाद। जो आटी गुल्ली, डंडा गुल्ली का जो खेल हुआ है,
यह हमारे पूरे हमारे देश में पुरानी खेल है। यह खेल में जब हम पंचे बचपन में खेलत रहे, यह नहीं रहा कि कौन जात के लोग आहन, यह लग सबको हम पंचे भाई एक समान एक भाई आहन। और मैं जो अपने बहुत सारे अपने सरपंच साहब बात कहीं कि मैं व्यायाम हो जाता है, एमा सारी हो रही शारीरिक भी व्यायाम होता है, हंसते कूदते मने रहत है, दौड़त है, कूदत है, एमा मैंने जीत है। आज हम प्रशासन जो प्रशासन एसडीएम महोदय जी के यह नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम भा है, ये लगा कि हमारे उनके बीच में कोनो नहीं है, हमारे बीच के लोग आई अपनी भावना से जुड़े हैं। ऐसा अधिकारी चूँकि अपने बीच में बहुत कम मिलत हैं। आज बहुत अच्छा लगा या इटार पहाड़ और ढरबा के बीच में ये जो खेल रहा है ऐसे होत रहा है। हम तो यही कामना करी थे कि ऐसे होत रहा है, ऐसे मतलब आपस में खिर भाईचारा का रही, भेदभाव न रहा है, ये भाईचारा जिंदा रहा है। गुल्ली डंडा चलत रहा है और खो खो चलत रहा है, अपना के गढ़ा गेज चलत रहा है, हुआ चिब्बी चलत रहा है, ऐसा खेल ये होत रहा है। तो यह हमारा पुरान परंपरा की कत जो है ये खेल जागृत रहा है, आगे बढ़े। धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि आज हम युवा बन चुके हैं। जैसे जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारी उम्र लगभग 58 वर्ष है, बहुत छोटे थे तब हम लोग आपस के गांव के लड़कों के साथ मिलजुल कर के ये खेल खेला करते थे। और आज के खेल में जो आनंद आया है, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के जो वयोवृद्ध हैं वो भी इस खेल को खेलने के लिए उत्साहित थे। और एसडीएम साहब के साथ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे ये मित्र हैं और इनका जो व्यवहार है वो वास्तव में लोगों के साथ मित्रवत रहता है, सारी दूरियां मिट जाती है। और ये खेल जो है एक तरह की आपस में भाईचारा का प्रेम बढ़ाता है, कम खर्च का खेल है, लोगों में एक्सरसाइज होता है। ये खेल जो है ग्रामीणों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम लोगों के साथ एसडीएम साहब का व्यवहार रहा खेल में, ये सब लोग भूल गए थे कि ये हमारे यहाँ के माननीय एसडीएम साहब हैं। सब लोग ये मान के खेल रहे थे कि नहीं, हम सब एक प्लेयर हैं और सब एक खेल की भावना से लोग जुड़े थे। ये एक ऐतिहासिक आज का खेल रहा है और हम माननीय एसडीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि ये खेल को अपने समूचे गुड़ंचल में इस खेल को हम लोग प्रचलित करेंगे। और आज से जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी हम लोग प्रेरित करेंगे कि वो इस खेल में आगे आएँ, ताकि सब में खेल की भावना जागृत हो। और हम लोगों की जो दूरियां हैं, आजकल जो दूरियां बढ़ रही हैं वो भी मिटेंगी और हमारे क्षेत्र का समुचित विकास होगा। ये जैसा कि आपने कहा, ये बहुत ही आज जो शासन की तरफ से पहल हुआ, विशेष रूप से हमारे जो अनुविभागीय अधिकारी महोदय हैं परम सम्माननीय शैलेंद्र सिंह जी, उनका जो ये पहल हुआ। अभी तक इस क्षेत्र में ये होता था कि एसडीएम के नाम पर लोग डरते थे, दूर दूर से डरते थे कि कहीं कोई कार्यवाही न हो जाए। और जिस तरह से आप हम सब के बीच में आकर ये मैत्री मैच खेले हैं, हमें लगता है ये पूरे भीड़ में लोगों का एक मित्रवत संबंध जो है एसडीएम साहब से बना है। और इस खेल को जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत पुराना खेल है, निश्चित तौर पर ये हम ये कहेंगे कि समूचे मध्य प्रदेश का ये सबसे पुराना खेल है। गिल्ली डंडा, इसके साथ गढ़ा गेंद, गिप्पी गेंद, सुटुर्रा, कबड्डी, ये तमाम जो बहुत पुराने खेल थे, ये धीरे धीरे विलोपित होते जा रहे हैं। और इस तरह इस खेल की ओर हमारे एसडीएम साहब ने जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। हम उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। और ये लगता है कि आज हमारी उम्र 55 वर्ष की है, ये लगता है कि पहले ऐसे एसडीएम साहब हैं जो हम सबके बीच में आकर इस तरह से आयोजन करते हैं। अभी हमने देखा कि इस खेल के पहले उनका सहभोज था, उसमें तमाम आदिवासी महिलाओं के साथ उन्होंने विधिवत फोटोग्राफी करवाई, वहाँ उनके बीच में बैठकर भोजन किया। ये बहुत ही उच्च कोटि का काम है। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह अधिकारी अगर मिलते रहें तो हम लोगों का ये जो पुराना खेल है ये आगे बना रहेगा। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ के कहना चाहता हूँ कि ये गिल्ली डंडा का खेल जो है, इसमें हमारा शारीरिक व्यायाम बहुत अच्छा हो जाता है। हमें दौड़ना पड़ता है, पैर भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं, तो हमारा शारीरिक व्यायाम होता है जिससे शरीर स्वस्थ भी रहेगा। आजकल लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं व्यायाम करने, तो हमें इससे राहत मिलेगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज हमारे बीच एसडीएम साहब आए और ये उन्होंने तय कर दिया कि जो आज गुल्ली डंडा का खेल हुआ, इसमें जैसे पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में हमारे पिछड़े वर्ग लोग छूटे हुए हैं, तो आज उन्होंने ये तय कर दिया कि गवर्नमेंट कर्मचारी अगर पढ़ाई करे हर चीज़ में और खेल कूद में भी हर चीज़ में आगे रहेगा। 11 मार्च को मनाई जाएगी कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि का कार्यक्रम पद्मधर पार्क में होगा।
स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाए जाने को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन स्थानीय कॉफी हाउस में किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि श्री तिवारी की द्वितीय पुण्यतिथि किसान स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाई जाएगी। क्या आप जानते हैं कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, रिमही जनता के संत नेता सुंदरलाल तिवारी जी का 11 मार्च 2 साल पहले स्वर्गारोहण हुआ था। कल उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है। पिछले साल अचानक कोरोना आ जाने के कारण अपने नेता को हम सब ने श्रद्धांजलि उस तरीके से नहीं दे पाए थे। इस साल किसान स्वाभिमान दिवस के नाम पर रीवा जिले की जनता पद्मधर पार्क में कल 11 बजे रिमही जनता के संत स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी को श्रद्धांजलि देने हेतु उपस्थित होगी। आप सभी भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत लगभग 3.5 महीना से किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनरत हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। 200 से ज़्यादा किसानों का स्वर्गारोहण हो चुका है, लेकिन ये निर्मम और निष्ठुर सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। विगत वर्ष चोर दरवाजे से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों का कृषि काला कानून के नाम से 3 कानून ये लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं, अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, बैक डोर के दरवाजे से इन्होंने किसान कानून लेके आए, जिसके तहत MSP लगभग समाप्त है। ये कहते जरूर है सामने सामना कि MSP जरूर मिलेगी, लेकिन अभी जितना भी अनाज इस मौसम में बिका है वह न्यूनतम समर्थन जो प्राइस है MSP के नीचे से गया है, और उसके कारण किसान बहुत बुरी तरह आहत है। पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं। रीवा में भी करैया मंडी में लगातार किसान विगत 3 महीने से सड़कों पर इस भीषण गर्मी में बैठे हैं। दिल्ली की मैं बात करूं, मैं खुद दिसंबर में जो आंदोलन चल रहा है उसको देखने गई थी, किसानों का समर्थन करने गई है और किसानों की पीड़ा को पास से महसूस करने में गई थी। मैंने देखा कि पूस की ठंडी में, कड़कड़ाती ठंड में भी वो बैठे हुए थे किसान, और एक एक करके उनके बीच से उनके मित्रों की, साथियों की लाशें निकल रही थी, लेकिन उनको तब भी वो डगमगाए नहीं। वो हमारे अन्नदाता हैं, आज उनके कारण हमारे शरीर में खून है, प्राण है और हम जीवित शरीर हैं। उन्हीं किसानों को समर्पित आपका 11 मार्च है। 11 मार्च अचानक आपके लाडले नेता का सुबह सुबह स्वर्गारोहण हो गया था। रीवा जिले की जनता शॉक्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने संत भारतीय राजनीति में सुंदरलाल तिवारी जी जैसे बहुत विरले नेता होते हैं जो स्पष्टवादी होते हैं, सच बोलते हैं, भले ही उस सच के कारण उनका नुकसान हो जाए। हम सब कार्यकर्ता जो पूरे ज़िले में हैं उनको उनका पुण्य स्मरण करने के लिए कल 11 मार्च को पद्मधर पार्क में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और रीवा जिले की महिलाएं भी वहां पर भारी मात्रा में इकट्ठी होंगी। आप सबसे भी अनुरोध है कि कल ज़रूर से ज़रूर अपने नेता का पुण्य स्मरण करने के लिए वहां पर आए और उनको श्रद्धांजलि दें। आगे की बात मेरे बड़े नेता भी आगे की अब चलने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। अग्रवाल नर्सिंग होम फिर विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत के बाद गायब कर दिए गए दस्तावेज। लोकायुक्त की कार्यवाही के बाद सरपंच द्वारा पत्रकार वार्ता बुलाकर दी गई सफाई। भव्यता के साथ लालगांव से निकाली गई प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा। और रीवा से सफेद बाघ के वंशज है उपेक्षा का शिकार। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।